सभी को नमस्कार। ई लर्निंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पुनः आपका स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस क्लासेस की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं और इंडियन पॉलिटी के तहत हम लोग फंडामेंटल राइट्स का अध्ययन कर रहे हैं। भाग 3 में दिए गए जो मूल अधिकार हैं उनमें हमने पहले मूल अधिकार समानता के अधिकार का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमने बारी बारी से इनका अध्ययन किया है और इसी भाग में आज का जो हमारा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला अधिकार समानता का अधिकार था जो हमने पूरा पढ़ लिया है और आपने उसके नोट्स भी तैयार कर लिए हैं। दूसरा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में निहित है। तो आज के हमारे इस टॉपिक को मैं शुरू करता हूँ, स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले तो हमें समझना है कि समानता का जो मूल अधिकार था उसमें आर्टिकल 14 मैंने आपको बताया था कि समानता के मूल अधिकार की जो पूरी की पूरी बैकबोन है या जो रीढ़ की हड्डी है वो आर्टिकल 14 था, जिसमें विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समानता दी गई थी। ठीक वैसे ही अगर मैं बात करूं स्वतंत्रता के अधिकार की, जो आर्टिकल 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक में दिया गया है विस्तारपूर्वक, उसमें विशेष रूप से दो आर्टिकल ऐसे आएंगे, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 19 और आर्टिकल जो 21 हैं वो अपने आप में काफ़ी वाइड हैं, काफ़ी विस्तृत हैं और उनको हम किसी सीमाओं में नहीं बांध सकते। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं समय समय पर आए हैं उनसे इसका जो विस्तार है, इस अनुच्छेद का या इस अधिकार का जो विस्तार है वो हमें देखने को मिलता है। तो आज के इस प्रकरण में हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जितने डिसीजन आए हैं इनके मैटर्स को लेकर उनको भी सरसरी तौर पे देखेंगे। आज के इस लेक्चर में हमारा प्रयास रहेगा कि हम तथ्यों पर नहीं जाएं, बल्कि जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें जो निहित इसके जो मूल भाव हैं उसको समझने का प्रयास करें। और 19 से 22 तक में आज केवल और केवल हम आर्टिकल 19 को देखेंगे। आर्टिकल 19 जो कि मैं बता चुका हूँ आपको, अनुच्छेद 21 के साथ अपने आप में विस्तृत है। अनुच्छेद 19 आज का जो हमारा पूरा चैप्टर है या आज की जो क्लास है उसका पूरा जो विषय रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 19। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके सामने अनुच्छेद 19 के शीर्षक की, कि अनुच्छेद 19 जो संविधान में वर्णित है उसका शीर्षक क्या है। तो अनुच्छेद 19 का जो शीर्षक है वो है वाक, अभिव्यक्ति संबंधी कुछ अधिकारों का संरक्षण। कुछ अधिकारों का संरक्षण, यह है आर्टिकल 19 की मूल भाषा या उसका शीर्षक या उसके पूरा जो प्रकरण है, टॉपिक है, उसका नाम वाक अभिव्यक्ति संबंधी कुछ अधिकारों का संरक्षण। यह अनुच्छेद 19 की मूल भाषा है। अब हम अनुच्छेद 19 जो है उसके जो प्रावधान हैं वो क्लोज वाइज, खंड वाइज हम पढ़ेंगे कि 19(1) में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है। तो पहले मैं आपको बता दूं शुरू करने से पहले कि अनुच्छेद 19 जो है वो पूरा का पूरा अनुच्छेद 6 खंडों में बटा हुआ है। अनुच्छेद 19(1), 2, 3, 4, 5 और 6। तो अनुच्छेद 19 जो है वो 2 खंडों में बटा हुआ है और दोनों जो खंड हैं वो पहले मैं स्पष्ट कर दूं आपके सामने कि दोनों खंडों का जो कार्य है, मूल कार्य वो क्या है। देखिए, जो 19 का पहला खंड है 19(1) और दूसरा जो खंड है उसमें 19(2) से लेकर क्लॉज 6 तक है इसमें। तो 19(1) क्या करता है हमें, 19(1) हमें कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। इसमें मूलतः अभी अगर मैं आज वर्तमान की बात करूं तो उसमें 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई हैं और 19 जो आर्टिकल 19 का दूसरा भाग है जो 19(2) से लेकर 6 तक फैला हुआ है, विस्तृत है, इसमें ये जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं 19(1) में, इन पे युक्ति युक्त प्रतिबंध या निर्बंधन लगाने की व्यवस्था करता है। यानी हम कह सकते हैं कि 19(1) है वो हमें कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, कुछ स्वतंत्रताएं देता है, जबकि 19(2) से 6 तक हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि इन स्वतंत्रताओं का जो उपयोग है वो आम नागरिक
किस तरह से कर सकेंगे। यानी इस स्वतंत्रताएं हैं वो निर्बाध रूप से हमें नहीं मिली हुई हैं, ये हमें समझना है। वैसे मैंने आपको मूल अधिकारों का चैप्टर शुरू किया है, उससे पहले भी ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि मूल अधिकार हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, वो सापेक्ष हैं। वो सरकार की जो कानून बनाने की क्षमता है या उसकी जो शक्ति है उससे जुड़े हुए हैं, या उसके साथ सापेक्ष हैं, या कार्यपालिका के द्वारा जारी जो आदेश हैं उसके साथ वो सापेक्ष हैं। वो एब्सोल्यूट रूप से हमें नहीं मिले हुए हैं, उस पर कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वो इस पर लगाए गए हैं। अब हमें ये समझना होगा कि कौन से जो प्रतिबंध इस पर लगाए जाते हैं वो तो युक्त हैं और कौन से युक्त नहीं हैं। यानी प्रतिबंध जो लगे हैं मूल अधिकारों पे या स्वतंत्रताओं पे वो तार्किक होने चाहिए। तो ये तय करने का जो अधिकार है वो हमारी न्यायपालिका के पास है कि कौन से जो प्रतिबंध थे वो युक्त हैं और कौन से हैं वो युक्त नहीं हैं। तो हम सबसे पहले अनुच्छेद 19(1) की बात करेंगे और अनुच्छेद 2 से 6 तक जो हैं वो उसके साथ साथ ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि 19(1) में जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं आप मोटे तौर पर ये समझ लें कि 6 स्वतंत्रताएं यहाँ पे दी गई हैं, और 19(2) से लेकर 6 तक जो आर्टिकल हैं ये कुल 5, ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो इन 6 स्वतंत्रताओं को विनियमित करते हैं, नियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं, उन पे कुछ प्रतिबंध लगाते हैं और इन स्वतंत्रताओं का उपयोग हमें कैसे करना है ये हमें सिखाते हैं। तो इसका पूरे आर्टिकल को हम साथ साथ ही पढ़ेंगे। जैसे 19(1) को जब हम पढ़ेंगे तो 19(1) के साथ ही 19(1) के साथ लगने वाले जो प्रतिबंध हैं उनको भी हम साथ ही पढ़ेंगे। तो 19(1) में सबसे पहले हम बात करेंगे 19(1) की। तो 19(1) में मैं आपको बता चुका हूं 6 तरह की स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त हैं 19(1) में। तो 19(1) में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो 6 क्लोजों या खंडों के माध्यम से मिली हुई हैं। 19(1) ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एफ अब विलोपित हो गई है, नहीं बची है, और जी, यानी ए, बी, सी, डी, ई और जी, ये 6 स्वतंत्रताएं हैं जो हमें 19(1) में दी गई हैं। तो 19(1) यानी अनुच्छेद 19 के भाग 1 में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उसमें से पहली स्वतंत्रता है वो दिखाई गई है अपने को 19(1) में, 19(1) में। और 19(1) का जो विषय है या उसका जो इसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो मोटे तौर पर इसका नाम हो गया भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो उसमें जो मूल शब्द है जिस पे हमें ध्यान देना वो है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति शब्द इसमें है, इस आर्टिकल में जो लिखा है इस पे हमें ध्यान देना है कि अभिव्यक्ति है यहाँ पे, इस अभिव्यक्ति का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। देखिए अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम भाषण के माध्यम से कुछ बोलें और वो अभिव्यक्त हो। अभिव्यक्ति है वो कई तरह से हो सकती है। अभिव्यक्ति है बोलकर, लिखकर, या कोई भी माध्यम हो सकता है, ऑडियो विजुअल माध्यम भी हो सकता है, या सहमति असहमति भी हो सकती है। तो अभिव्यक्ति के खूब सारे माध्यम हैं। संविधान हमें इस बात की गारंटी देता है भारत के प्रत्येक नागरिक को कि भारत का प्रत्येक नागरिक है वो अपने विचारों को भाषण के माध्यम से या लेखन के माध्यम से या ऑडियो विजुअल माध्यम से या और किसी भी सांकेतिक माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। उसको इस तरह की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि ये अपने आप में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये किस तरह की स्वतंत्रताएं होंगी इसको वाइड नहीं किया गया है, केवल ये लिखा हुआ है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो अब ये हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो विभिन्न फैसले हैं, विभिन्न निर्णय हैं, उन निर्णयों के माध्यम से यह तय होता है कि कौन सी जो स्वतंत्रताएं हैं वो इस स्वतंत्रता के तहत निहित हैं। तो इसमें देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमें ध्यान देना है प्रेस की स्वतंत्रता। जो मीडिया है उसकी बात कर रहा हूं मैं। प्रेस की स्वतंत्रता में दोनों तरह की बातें निहित हैं। प्रेस यानी जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके लिए भी। तो यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं वो ये बताते हैं कि प्रेस को जो आज़ादी मिली हुई है अपने विचारों को व्यक्त करने की, सहमति प्रकट करने की, आलोचना करने की, वो सारी की सारी इसी अनुच्छेद के तहत मिली हुई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता इसमें निहित है। प्रेस पे कोई सेंसरशिप नहीं हो सकती, नंबर 1। दूसरा देखो एक और स्वतंत्रता है असहमति। असहमति अर्थात 2016 के एक मामले में कोर्ट का फैसला आया है, उसमें यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति के विचारों से या किसी बात से असहमत होना भी
अपने आप में अभिव्यक्ति है, अर्थात किसी से हम किसी बात से, विचार से, कानून से अगर असहमत हैं तो उसका विरोध प्रकट कर सकते हैं, लिखित रूप से, मौखिक रूप से, किसी भी प्रकार से। तो असहमति का जो अधिकार है, किसी से असहमत होने का अधिकार है, वो भी हमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही मिला हुआ है। इसके साथ तीसरा अधिकार मैं बताऊंगा आपको जो इंपॉर्टेंट है, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अर्थात सूचना प्राप्त करने का अधिकार। सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही निहित है। और आप ये कह सकते हैं कि जो एक्ट आया है RTI 2005 में जो लागू हुआ है, वो RTI एक्ट है, उसकी जो मूल भावना है वो इस अनुच्छेद में निहित है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की। अर्थात जब व्यक्ति है या नागरिक है वो कुछ बोलता है और अभिव्यक्त करता है तो उसमें यह भी निहित है कि उसे कुछ सूचनाएं प्रदान की जाएं। तो सूचना का अधिकार भी इस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है। इसके साथ ही देखो एक और रोचक है, चुप रहने का अधिकार। अर्थात कोई व्यक्ति किसी मामले को लेकर, किसी मसले को लेकर, किसी बात को लेकर अगर अपने विचार नहीं प्रकट करना चाहे, वो अगर उस पर चुप रहता है, कुछ भी विचार प्रकट नहीं करता है या कुछ भी अभिव्यक्ति प्रदान नहीं करता है, तो ये भी अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत निहित है। यानी चुप रहने का अधिकार या विचार प्रकट नहीं करने का अधिकार भी किस तरह की है, अनभिव्यक्ति है। वो जो विचार प्रकट नहीं कर रहा है वो भी किस में आ रहा है, अभिव्यक्ति के अधिकार में। यानी वो स्वतंत्र है पूरी तरह से कि विचार प्रकट करे भी और चाहे तो वो न भी करे। तो चुप रहने का अधिकार भी इसके तहत दिया हुआ है। एक और अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें ध्यान देना है अपने को, इंटरनेट का प्रयोग करने का अधिकार। इंटरनेट का प्रयोग करने का अधिकार। देखिए, अक्टूबर 19 में जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के लिए अध्यादेश लाया गया था, उसके पश्चात आपको जो ज़मीनी हालात हैं उनसे आपने न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि वहाँ पे इंटरनेट को बंद कर दिया गया था। तो एक जनहित याचिका के माध्यम से इंटरनेट को बंद करने को चुनौती दी गई थी न्यायालय में, और न्यायालय ने इस पर सुनवाई की थी 3 जजों की एक पीठ ने। और इस पर सुनवाई करने के पश्चात न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था जनवरी 2020 में, इसी वर्ष जनवरी 2020 में उन्होंने फैसला सुनाया था कि इंटरनेट का प्रयोग करने का अधिकार भी अपने आप में किस तरह का अधिकार है, अभिव्यक्त करने का अधिकार है। तो आप जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट का प्रयोग बंद कर दिया गया है, इसके जो इस्तेमाल है उसको रोक दिया गया है, तो ये नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन है। अर्थात सरकार ने यहाँ पे तर्क दिया था कि सुरक्षा के नाम पर हम लोग ये काम कर रहे हैं कि नागरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने ये किया है। तो न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि आपको ध्यान देना है कि सुरक्षा और मूल अधिकार दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तय करना न्यायालय का काम भी है कि कौन से मामलों में सुरक्षा है वो बाधित हुई है और कौन सी बाधित नहीं हुई है। आप हर बार सुरक्षा को आगे रखकर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। तो इंटरनेट का प्रयोग करने का अधिकार भी भाषण एवं अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत नागरिकों का मूल अधिकार है। तो ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो इस अधिकार में निहित हैं। अब आपको मैं बता दूं कि इस पर कुछ युक्त प्रतिबंध भी हैं, और भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों को आर्टिकल 19(2) ये आर्टिकल 19(1) का पहला पैरा है ए। 19(2) में कुल 8 ऐसे बिंदुओं का उल्लेख है जिन बिंदुओं के आधार पर नागरिकों की भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं को सीमित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, उस पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो 19(2) में ऐसे 8 आधार हैं। अपने को सारे आधारों की बात नहीं करनी है, नहीं अपने को सारे आधार याद रखने हैं, लेकिन कुछ ऐसे आधार हैं जो हमें ध्यान देने हैं। तो उसमें से देखो, एक तो भारत की एकता और अखंडता, यानी कोई नागरिक है वो इस तरह के भाषण या इस तरह की अभिव्यक्तियां कर रहा है जिससे क्या हो रहा हो, देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो रहा हो, या फिर भारत के कुछ जो विदेशी राज्य हैं उनके साथ संबंध हैं, या मित्र राज्य हैं या मित्र देश उनके साथ संबंध हैं, और भारत के नागरिक हैं वो उन मित्र राज्यों के बारे में कुछ ऐसी टिक्का टिप्पणियां कर रहे हैं या अनर्गल या कुछ ऐसा बोल रहे हैं जिससे दोनों देशों के रिश्ते खराब होने का अंदेशा हो, तो भी सरकार क्या कर सकती है, इन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। या फिर आप अपने
भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग करके अवमानना कर रहे हैं किसी की, या न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया और आप कह रहे हैं कि मैं तो अपने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग कर रहा हूँ और मैं इसकी आलोचना करता हूँ वगैरह वगैरह। इसके साथ ही इन 8 बिंदुओं में एक महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है मानहानि। यानी आप इस तरह की अभिव्यक्तियां भी नहीं कर सकते जो किसी दूसरे नागरिक, सरकार या किसी और संस्थान की मानहानि करती हो। तो ये कुछ ऐसे युक्तियुक्त प्रतिबंध हैं जो इस पर लगाए गए हैं, जो आर्टिकल 19 के भाग 2 में वर्णित हैं कि 19(1) में जो ए वाला पोर्शन है जिसमें भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उनका प्रयोग नागरिक कौन सी हदों में रहकर करेंगे ये इसमें बताया गया है। तो ये पहला अधिकार हो गया, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब मैं बात करता हूँ 19(a) के बाद में 19(b) की। 19(a) हो गया अपना पहली स्वतंत्रता। अब मैं बात करता हूँ 19(a)(b) की। इसमें कौन सी स्वतंत्रता हमें दी गई है, तो हमें ध्यान रखना है इसकी जो लैंग्वेज है या इसका जो शीर्षक है वो है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार या शांतिपूर्वक समागम करने का अधिकार। शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। देखिए, शांतिपूर्वक सम्मेलन का मतलब है एक साथ इकट्ठे होकर, नागरिकों का एक झुंड या समूह है वो इकट्ठा होकर क्या कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है। किन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए या कुछ बिना मुद्दों पर बात करने के लिए भी वो शांतिपूर्वक रूप से एक साथ जुटते हैं, एक साथ बैठक का आयोजन करते हैं। ये अधिकार भी कर सकते हैं। ये अधिकार भी अनुच्छेद 19(1)(b) में दूसरी स्वतंत्रता के रूप में हमें दिया गया है। ये हमें ध्यान देना है। लेकिन इस अधिकार में 2 बातें नहीं थी। देखो, शांतिपूर्वक सम्मेलन करते हो तो उसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर एक, सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल हो रहा हो। सार्वजनिक भूमि, ऐसा नहीं है कि आप किसी निजी भूमि पर या किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन जायदाद या उसके हिस्से में जो संपत्ति है उस पर जाके आप क्या कर रहे हो, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हो। इसके लिए पहली जो आवश्यक शर्त है वो है सार्वजनिक भूमि हो। नंबर 2, ये जो सम्मेलन हो रहा हो ये निरायुद्ध हो। निरायुद्ध का मतलब है बिना हथियारों के साथ शांतिपूर्वक रूप से निशस्त्र होकर। यानी आप हथियारों के साथ सम्मेलन नहीं कर सकते, क्योंकि हथियारों के साथ सम्मेलन करने से कानून एवं व्यवस्था, लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पे 2 शर्तें हैं। एक तो सार्वजनिक भूमि का इस्तेमाल किया गया हो, दूसरा सम्मेलन जो हो रहा हो, समागम जो हो रहा हो वो कैसा हो, निरायुद्ध हो, अर्थात उसमें शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया गया हो और युद्ध जैसी कोई भावना या उन्माद या दंगे या और कोई फसाद जैसी कोई भावना इसमें निहित नहीं हो। ये इसमें बताया गया है। इस पे जो युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं वो लगाए गए हैं अनुच्छेद 19(3) में। यानी ये जो अधिकार है ये भी अपने क्या है, निरपेक्ष नहीं है। शांतिपूर्वक सम्मेलन या जो सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है वो मिली हुई है, वो भी अपने आप में निरपेक्ष नहीं है। 3-4 चीज़ों को लेकर हम इस पे रेस्ट्रिक्शन देख सकते हैं। देखिए, नंबर 1, 19(3) क्या करता है, इस पे युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाता है। तो जो प्रतिबंध है उनके आधार क्या हो सकते हैं वो देखना है। नंबर 1, सार्वजनिक व्यवस्था। ऐसा नहीं हो कि आप सम्मेलन के नाम पर जो सार्वजनिक व्यवस्था है या लोक व्यवस्था जो बनी हुई है, कानून जो नियंत्रण वाली स्थिति है वो बनी हुई है, उसका उल्लंघन कर दें। तो सार्वजनिक व्यवस्था है वो कायम रहे, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, यातायात नियंत्रण। ऐसा नहीं है कि सार्वजनिक सड़क है या हाईवे है उस पर आप इकट्ठे हो गए और शांतिपूर्वक सम्मेलन की बात करके रास्ते को अवरुद्ध किए हुए हो। तो ये क्या है, यातायात नियंत्रण या सार्वजनिक व्यवस्था, ये 2 ऐसे उपक्रम हैं जिनका प्रयोग करके सरकार या जो कार्यपालिका का ढांचा है वो आपके शांतिपूर्वक सम्मेलन करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। कौन से मामलों में, जब सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया हो या यातायात नियंत्रण की या लोक व्यवस्था स्थापित करने की जो चीज़ें हैं वो नहीं बन पाई हों। आपने सुना होगा भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर रोक है। तो 144 के तहत जो मजिस्ट्रेट पावर हैं या कार्यपालिका या दंडाधिकारी की शक्तियां हैं वो प्रयुक्त होती हैं, और बहुत सारे कारण और भी हो सकते हैं। एक कारण इसमें है लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य। अगर सरकार है या कार्यपालिका है वो 144 जो भारतीय दंड संहिता की धारा है इसका प्रयोग करके क्या कर सकती है, ये कह सकती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, एक तो स्वास्थ्य और एक सुरक्षा,
लोक सुरक्षा, यानी आमजन की सुरक्षा और स्वास्थ्य को जब खतरा उत्पन्न हो रहा हो तो भी इस आधार पे भी इस पे युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अभी वर्तमान समय में आप देख सकते हो कोरोना जैसी महामारी है, तो उसमें हम देखते हैं कि 144 के तहत हमें समागम करने या शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है, वो हमें नहीं मिला हुआ है। विशेष रूप से उन एरियो में नहीं मिला हुआ है जहाँ पे डेंजर जोन बने हुए हैं, कोरोना के अधिक से मामले आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य, देखो इसमें कौन सा काम में आ रहा है, लोक स्वास्थ्य। तो लोक स्वास्थ्य के तहत कार्यपालिकाएं हैं या कार्यपालिका जो दंडाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और वो इस तरह के समागमों में प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो ऐसे प्रतिबंध अगर जब युक्त हैं तो आप इस स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकते, फिर आपको वो इन जो प्रतिबंध लगाए गए हैं इनके अधीन ही प्राप्त होगी। तो ये अनुच्छेद 19(3) है जो शांतिपूर्वक सम्मेलन या निरायुध सम्मेलन करने के अपने अधिकार पे रोक लगा देता है। अब हम बात करेंगे 19(3) की, अर्थात 19(1)A और B हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे 19(1)C। 19(1) जो C है, इसकी जो भाषा है वह है समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। मैं लिख रहा हूं श्यामपट्ट पे, समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करके भारतीय नागरिक हैं वो कुछ समूहों या संघों का निर्माण कर सकते हैं। देखिए समूह या संघ कौन से हो सकते हैं। अगर आप किसी क्लब का निर्माण करना चाहें तो वो भी समूह है। आप सहकारी समिति का निर्माण करना चाहें वो भी समूह है। आप राजनीतिक दल का निर्माण करना चाहें या और NGOs का निर्माण करना चाहें, राजनीतिक दल, NGO, ये सब क्या है, समूह है। आप किसी कंपनी, फर्म या कुछ और भी आप बना सकते हैं इस अधिकार का प्रयोग करके। लेकिन हमें ध्यान देना है समूह या संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो कुछ मामलों में, जैसे जो सेना में कार्यरत जो सैनिक बल हैं उनके लिए इस तरह की स्वतंत्रताएं नहीं मिली हुई हैं। मजदूर संघ, जैसे मजदूर संघ बना सकते हो आप। तो मोटे तौर पर हमें ध्यान देना है कि समूह या संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है वो किस तरह से मिली हुई है। तो एक तो देखो, अगर हमें राजनीतिक दल, कोई पार्टी बनाने का अधिकार है तो वो इसी अधिकार के तहत मिला हुआ है। दूसरा, NGO बना सकते हो आप, समिति बना सकते हो, ट्रस्ट बना सकते हो, क्लब बना सकते हो। ये सारे के सारे जो अधिकार हैं वो हमें अनुच्छेद 19(1) के C पोर्शन से मिले हुए हैं और आप ये बना सकते हो। अनुच्छेद 19(4) इस मामले पर भी, इस अधिकार पर भी क्या करता है, युक्त प्रतिबंध लगाता है। 19(4) जो युक्त प्रतिबंध लगाता है इसमें 2-3 चीज़ें हमें ध्यान देनी है। एक तो एकता व संप्रभुता। आप इस तरह का कोई संघ नहीं बनाएंगे या संगठन नहीं बनाएंगे जो भारत की एकता और संप्रभुता को खतरे में डालता हो, या ऐसा कोई सार्वजनिक आदेश जारी हो गया हो जो कोई संगठन या संघ बनाने को रोकता हो, तो उसका उल्लंघन करके भी आप नहीं बना सकते। एक इसमें देखो बड़ी बात है वो है नैतिकता, मोरलिटी, ये पे ध्यान देना है। ऐसा कोई संघ या संगठन नहीं बना सकते जो नैतिक, हमारे जो सामाजिक नैतिक मूल्य हैं या सामाजिक नैतिकता है उसके विरोध में खड़ा होता हो। तो ये है 19(1)C, जिसमें समूह या संघ बनाने का अधिकार या स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। और हम देखते हैं अपने दैनिक जीवन में, न्यूज़ जो पेपर हैं, समाचार पत्र में भी पढ़ते होंगे, विद्यार्थी संगठन, किसान समूह है, पॉलिटिकल पार्टीज तो आप पढ़ते हैं, टीचर्स यूनियन, तो ये सारे जो समूह बने हुए हैं, ये इनका जो राइट है हमें बनाने का अधिकार है वो 19(1) के C पोर्शन से मिला है, जो हमें समूह या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ 19(4) है वो किस तरह के संघ नहीं बनाए जा सकते, संघ बनाने की क्या प्रविधियाँ होंगी और कौन से संघ हैं जो नैतिकता के विरुद्ध हैं। ये समय समय पर युक्त प्रतिबंध हैं वो लगाए गए हैं 19(4) में, और समय समय पर इन प्रतिबंधों को कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इसको विस्तारित करते भी चले जाते हैं। तो ये है 19(C). अब हम बात करते हैं 19(D) की। 19(D) में हमें कौन सी स्वतंत्रता मिली हुई है। तो 19(D) में जो स्वतंत्रता मिली हुई है उसको हमें देखना है। 19(D) में मिला है संपूर्ण भारत में मुक्त आवागमन या भ्रमण की स्वतंत्रता। आप इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हो, संपूर्ण भारत में मुक्त आवागमन या भ्रमण की स्वतंत्रता। इसकी भाषा को लिख रहा हूं, संपूर्ण भारत में
मुक्त आवागमन, और ब्रैकेट में लिख दूँ भ्रमण या घूमने का अधिकार हम कह सकते हैं इसको, या भ्रमण करने की आज़ादी। संपूर्ण भारत में मुक्त आवागमन भ्रमण की स्वतंत्रता ये हमें मिली हुई है अनुच्छेद 19(1)(d) में। तो संपूर्ण भारत में मुक्त आवागमन और भ्रमण की स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी भी राज्य का व्यक्ति, किसी भी जिले का जो व्यक्ति है, वो संपूर्ण भारत में, भारत के किसी भी केंद्र शासित क्षेत्र में, किसी भी राज्य में मुक्त आवागमन कर सकता है। इस पर कोई रोक टोक नहीं रहेगी। इसमें ध्यान देना है 19(1)(d) है, जब इसमें कोई व्यक्ति मुक्त भ्रमण करता है या मुक्त निर्बाध संचरण करता है तो किन्हीं आधारों पर भी इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। लेकिन फिर भी अनुच्छेद 19(5) के तहत कुछ ऐसे मामले बनते हैं जिनमें इस अधिकार का प्रयोग करने की संपूर्ण आज़ादी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो उसमें 2-3 चीज़ें हमें देखनी है। एक तो सामान्य जनता के हित में दूसरा हमें देखना है इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में, ये 2 प्रतिबंध हैं। ये विशेष रूप से आर्टिकल 19(5) है वो आरोपित करता है इस स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए। देखिए, सामान्य जनता के हित में अर्थात जब लगता हो कि कोई व्यक्ति या भारत का कोई नागरिक हो वो इस क्षेत्र में भ्रमण करेगा या जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, लोक व्यवस्था या सामान्य जनता के जो हित हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। तो उस व्यक्ति विशेष पर सरकार है वो क्या कर सकती है, उधर जाने पर रोक लगा सकती है या उधर उसके निर्बाध मुक्त आवागमन या भ्रमण पर रोक लगा सकती है। नंबर 1 बात। नंबर 2, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में, जो भारत के विशिष्ट क्षेत्र हैं जिनमें जनजातियां निवास करती हैं, वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति है उनको बनाए हुए हैं, तो आप ये दावा नहीं कर सकते कि मैं उन क्षेत्रों में जाऊंगा ही, अर्थात मुझे मुक्त आवागमन का अधिकार मिला हुआ है। इनके हितों को पूर्ण करने के लिए, इनके हित और इनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 19(5) में ये रेस्ट्रिक्शन इस पर लगाया गया है कि आप ये प्रयोग नहीं कर सकते। एक रोचक मामला जो सामने आया था वो आया था एक एड्स पीड़ित का। एड्स पीड़ित, बम्बई जो उच्च न्यायालय है उसका फैसला आया था। एक एड्स पीड़ित को सरकार ने कुछ कार्यपालिका आदेश जारी करते हुए उसके निर्बाध भ्रमण पर रोक लगा दी थी और उसको किसी क्षेत्र विशेष के लिए भ्रमण करने के लिए सीमित कर दिया था। इस व्यक्ति ने, एड्स पीड़ित व्यक्ति ने कोर्ट के माध्यम से अपने संपूर्ण भारत में मुक्त आवागमन या भ्रमण के अधिकार की मांग करी थी, लेकिन कोर्ट ने यह पाया कि चूंकि व्यक्ति एड्स पीड़ित है और इसके निर्बाध संचरण से या अबाध संचरण से लोक स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो सकता है, अतः सरकार द्वारा लगाए गए जो प्रतिबंध थे उस पर वो युक्त हैं, तार्किक हैं, रेशनल हैं, सही हैं। तो इस आधार पे भी क्या कर सकती है सरकार, जैसे एड्स पीड़ित व्यक्ति को रोक दिया, वैसे ही अब हम कह सकते हैं आज के टाइम में कि किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी स्थान विशेष पर भ्रमण करने से रोक सकते हैं। तो वो व्यक्ति है वो संपूर्ण भारत में मुक्त आवागमन की स्वतंत्रता का उपयोग इस समय नहीं कर सकता जब वो किसी रोग से ग्रसित हो और उसके उस रोग से लोक स्वास्थ्य को कोई खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई हो। तो ये 2 ऐसे हैं जिनमें लगा सकते हैं हम लोग। अब 19(5) में जो रेस्ट्रिक्शन, 19(5) में जो स्वतंत्रताएं ये इसमें डी में मिली हुई हैं, इनको इस आधार पे क्या करा गया है, रोक दिया गया है। अब हम बात कर लेंगे 19(d) के बाद में 19(e) की। 19(e) भी ठीक उससे जुड़ा हुआ अधिकारी है। आप डी और ई को जब पढ़ते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 19(e) इस अधिकार की जो टैगलाइन है या इसका जो शीर्षक है वो है संपूर्ण भारत में निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता, समूचे भारत में निवास की स्वतंत्रता। समूचे भारत में निवास या बसने की स्वतंत्रता। बसने की स्वतंत्रता।
देखिए, समूचे भारत में यानी भारत का कोई भी नागरिक है वो भारत के किसी भी हिस्से में निवास कर सकता है, स्थायी रूप से वहाँ पे रह सकता है। लेकिन इस अधिकार को हम दो पार्टों में बांट सकते हैं। जब हम ये पढ़ रहे हैं कि समूचे भारत में निवास या बसने की स्वतंत्रता, तो इसमें ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि निवास कर रहा है या बस रहा है तो वो स्थायी रूप से कर रहा है या अस्थायी रूप से। तो उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्थायी, अस्थायी। दोनों ही मामलों में ये स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए उपयोगी है और व्यक्ति है दोनों ही मामलों में। कोई व्यक्ति अगर कुछ समय के लिए, मान लीजिए आप दिल्ली मुंबई जाते हैं और 4 दिन 5 दिन वहाँ पे रुकते हैं, तो आप अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं, तो भी आपको ये स्वतंत्रता प्राप्त है। और आपका पक्का इरादा हो गया है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है, बल्कि मैं अब दिल्ली को छोड़कर चेन्नई में रहना चाहता हूँ, वहाँ पे अपना घर बनाना चाहता हूँ, ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। तो दोनों जगह मिली हुई है, यानी अस्थायी रूप से भी मिली हुई है और स्थायी रूप से भी। आप संपूर्ण भारत में कहीं भी बस सकते हैं। लेकिन फिर भी वही बात है, इस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो 19(5) के तहत लगाए गए हैं, और वही लोकहित, और लोकहित के साथ साथ इसमें एक दूसरा बिंदु है, वो है अनुसूचित जनजाति। अर्थात लोकहित में आप क्या नहीं कर सकते, लोकहित में सरकार आपको रोक सकती है किसी विशेष क्षेत्र में बसने से। दूसरा, अनुसूचित जनजातियों के हित में, जो ट्राइबल हैं, अपने जनजातियां हैं भारत में, उनके हितों को पूरा करने के लिए भी आपको सरकार है वो कुछ कानूनों और आदेशों के माध्यम से उन क्षेत्र विशेष में बसने से, निवास करने से, घर बनाने से, जमीन खरीदने से रोक सकती है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति के हितों को पूरा करने के लिए और लोक हितों को पूरा करने के लिए 19(5) में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इस पर लगाए गए हैं, समूचे भारत में निवास या बसने की स्वतंत्रता। तो इस मामले में भी एक रोचक मामला सामने आया था, जब वेश्यावृत्ति में लिप्त कुछ जो महिलाएं थी, उन्होंने कुछ विशेष क्षेत्रों में बसने या आवागमन या अस्थायी रूप से बसने, स्थायी रूप से बसने के लिए क्या करा था, अपना अधिकार का प्रयोग किया था। लेकिन सरकार ने, राज्य ने, कार्यपालिक आदेशों ने उनको वहाँ पे रोक दिया और मामला फिर कोर्ट में पहुँचा। तो कोर्ट ने 19(5) के तहत इसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पाया कि चूंकि वेश्यावृत्ति एक अनैतिक व्यवसाय है और ये सामाजिक मानदंडों के अनुसार ठीक नहीं है, अतः सामाजिक मानदंडों या नैतिकता को पूर्ण नहीं करने के कारण इस तरह का व्यवसाय करने वालों को आप समूचे भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते। तो नहीं दी गई थी। ये है 19(1)(a). अब हम 19(1)(e) की बात कर चुके हैं, F की बात भी कर लेते हैं साथ ही। 19(e) के बाद में 19(f). पहली बात तो ये ध्यान देना आपको कि ये विलोपित है। मूल संविधान में 19(1) में F दे गए थे, यानी मैं कह रहा हूँ मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी, आज 6 ही हैं अपने पास। तो 7वीं जो स्वतंत्रता थी वो थी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, संपत्ति का स्वामित्व धारित करने की स्वतंत्रता। वो अब हमारे संविधान में नहीं है, ध्यान देना अपने को। 19(1)(f) में थी संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति धारण करने की स्वतंत्रता। वो 1978 में 44वें संशोधन से हटा दी गई। 1978 में भारतीय संविधान में संशोधन हुआ और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया। जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब यह है कि 19(1)(f) जो था उसमें जो स्वतंत्रताएं दी गई थी उनको यहाँ से हटा दिया गया है। अब ये स्वतंत्रता मूल अधिकार नहीं रही है, यानी संपत्ति धारण करने की स्वतंत्रता मूल अधिकार नहीं रही है, इसको यहाँ से विलोपित कर दिया। 19(1)(f) भारतीय संविधान में नहीं है और ये जो अधिकार था उसको संविधान के अनुच्छेद 300 क में कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये मूल अधिकार नहीं है, केवल क्या है, कानूनी अधिकार है। अगर कानून आपको अधिकार दे रहा है संपत्ति अर्जित करने का तो आप संपत्ति अर्जित कर सकते हो। तो ये हमें ध्यान देना है। 19(1)(f) भारतीय संविधान में अब नहीं है। 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको यहाँ से विलोपित कर दिया गया है। ये हो गया 19(f). अब 19(f) के बाद में जो अंतिम छठी स्वतंत्रता है वो है व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता, जो जी में मेंशन है, व्यवसाय या
व्यापार की स्वतंत्रता। व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता। यहाँ पे मैं आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट सवाल जो बनता है उस पर आपका ध्यान दिलाऊंगा 19 जी से। व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता यानी भारत के नागरिक होने के नाते आपको व्यापार, आजीविका ये चुनने का अधिकार रहेगा। आप चाहें जो व्यापार कर सकते हैं। तो व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता आपको यहाँ पे मिली हुई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक ध्यान दिलाऊंगा एक अनुच्छेद 301 पर। 301 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 है, वो मूल अधिकारों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार तो 12 से 35 तक में लिखे हुए हैं और मूल अधिकारों के हनन होने पर हम क्या करते हैं, आर्टिकल 32 के माध्यम से उनकी प्राप्ति करते हैं। तो 301 जो है वो है, 301 की जो लैंग्वेज है वो है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। हमें ध्यान देना है कि 19 का जो जी वाला हिस्सा है वो कहता है व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता है वो भारतीय नागरिकों को मिली हुई है। आर्टिकल 19 में भारत का कोई नागरिक है वो कोई भी व्यवसाय चुन सकता है, कोई भी व्यापार कर सकता है। लेकिन 301 में जो लिखा है वो लिखा है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। अर्थात नागरिकों को व्यापार, वाणिज्य एवं समागम दोनों को देखने पे आपको लगता होगा ऐसा कि दोनों स्वतंत्रताएं एक जैसी हैं। अर्थात व्यापार, वाणिज्य और समागम। वाणिज्य का मतलब भी व्यापार के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से जो बनने की गुंजाइश है वो ये है कि ये अनुच्छेद 12 से 35 के तहत मूल अधिकार नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा कानूनी अधिकार है जो अनुच्छेद 301 के द्वारा दिया गया है। इस कानूनी अधिकार को पूरा करने के लिए या इस कानूनी अधिकारों को हम इसकी मांग मानने के लिए इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं अगर कोई प्रतिबंध ऐसा लगा दिया गया हो जो व्यापार, वाणिज्य एवं समागम को रोकता हो और जो प्रतिबंध तार्किक नहीं हो। हमें देखना है कि ये 12 से 35 तक जितने भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं उन फंडामेंटल राइट्स के बाहर एकमात्र अधिकार है अनुच्छेद 301 वाला, जिसको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर सकते हैं 301 वाले का, क्योंकि दोनों में देखो निकटता है, व्यवसाय या व्यापार की स्वतंत्रता। और यहाँ पे क्या होगा, व्यापार वाणिज्य पर कोई भी प्रतिबंध लग जाएगा, कोई भी वृत्ति आजीविका है उस पर आप प्रतिबंध लगाओगे तो क्या हो जाएगा, व्यवसाय और व्यापार की स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाएगी। तो इस अधिकार यानी व्यापार, वाणिज्य और समागम वाली जो बातें लिखी हुई हैं इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सीधे के सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं। तो व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता भी हमें यहाँ से मिली हुई है। हमें ध्यान देना है कि इस पर भी कुछ युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं जो आर्टिकल 19(6) में दिए गए हैं। और वो प्रतिबंध कौन से हो सकते हैं, देखो तो सार्वजनिक हित में, एक नैतिकता के हित में, एक योग्यता और एक एकाधिकार, 3-4 चीजें हैं। सार्वजनिक हित, सार्वजनिक हित, एकाधिकार, नैतिकता, नैतिकता और योग्यता। इसमें योग्यता वाला पोर्शन जोड़ सकता हूं मैं, योग्यता। ये अनुच्छेद 19(6) के तहत ऐसे 4 पैरे हैं जिनका प्रयोग करके सरकार या कार्यपालिका है वो व्यापार, वाणिज्य या व्यवसाय, वृत्ति या आजीविका चुनने का जो अपना अधिकार है उस पर रोक लगा सकती है। देखिए, सार्वजनिक हित का मतलब हो गया है कि ऐसा व्यापार हो रहा हो या ऐसा कोई वाणिज्य हो रहा हो जिससे सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है या सार्वजनिक हित है उनको खतरा पहुंच रहा हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो नशीले पदार्थों का व्यापार करना चाह रहा हो या कर रहा हो तो सरकार उस पर प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि ये सार्वजनिक हित में नहीं है। अनुच्छेद 19(6) है वो इस बात की व्यवस्था करता है। दूसरा, एकाधिकार। कोई ऐसा व्यवसाय आपने अर्जित कर लिया हो या ऐसा व्यापार आपने कर लिया हो जिसमें आपने एकाधिकार स्थापित कर लिया हो और आप उसको बढ़ाए जा रहे हो। किसी भी जो मोनोपोली जब बढ़ेगी, एकाधिकार जब किसी व्यापार पर बढ़ जाएगा तो सरकार क्या करती है, बैलेंस करने के लिए उस पर कुछ रोक, रेस्ट्रिक्शन डाल सकती है।
तीसरा, नैतिकता। आप कोई ऐसा व्यवसाय नहीं कर सकते जो अपने सामाजिक नैतिक मूल्य हैं उनके विरुद्ध हो या सामाजिक नैतिकता को नुकसान पहुंचाता हो, तो उस आधार पर भी लगा सकते हैं। जैसे आप बाल श्रम करवा रहे हो, कोई वेश्यावृत्ति है या और कोई शोषण का कार्य करवा रहे हो, तो नैतिकता की दुहाई देकर अनुच्छेद 19(6) उस पर पूर्णतः रोक डाल देता है। फिर योग्यता, योग्यता है, ऐसा भी नहीं है कि व्यापार या वृत्ति आप चुन सकते हो, कोई भी व्यापार वृत्ति चुन सकते हो। सरकार को ये अधिकार है कि जो निश्चित वृत्तियां हैं, रोजगार हैं या व्यापार हैं, उनके लिए वो कुछ योग्यताओं को तय कर सकती है। जैसे मान लीजिए टीचर बनना है आपको, तो गवर्नमेंट तय कर सकती है कि आपको बीएड करना ही पड़ेगा या बीएसटीसी है उसका कोर्स पास करना ही पड़ेगा। आप ये दावा नहीं कर सकते कि साहब मुझे तो व्यवसाय, शिक्षक व्यवसाय करने का पूरा अधिकार 19G में मिला हुआ है। नहीं, 19G में जो मिला हुआ है वो प्रतिबंधों के साथ मिला हुआ है, और उस पर प्रतिबंध यह डाला गया है कि व्यापार और वाणिज्य हैं उन पर गवर्नमेंट कुछ ऐसे व्यापार, वाणिज्य और जो कुछ अधिकार हैं उन पर क्या कर सकती है, योग्यता डाल सकती है। उनके लिए कुछ निहित योग्यताएं हमको पूरा करने के पश्चात ही आप ये कार्य कर सकते हैं। तो ये हो गया 19(1)G। 19(1)G के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये मूल अधिकार हैं इनका निलंबन भी हो सकता है क्या। केवल हम बात कर रहे हैं 19(1) की। 19(1) में जो 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं अपने पास, वो कब कब निलंबित होती हैं, कब निलंबित नहीं होती हैं। यानी 19(1) है वो कब सस्पेंड होता है और कब सस्पेंड नहीं होता है। तो देखिए, एक बात तो ये है आपको समझना है कि संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 है, वो इस बात की व्यवस्था करता है कि राष्ट्रीय आपात कैसे लगेगा। तो देखो उसमें जो शब्द लिखे हुए हैं इन पर ध्यान देना अपने को। एक लिखा हुआ है युद्ध, एक लिखा हुआ है बाह्य आक्रमण, और तीसरा शब्द लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सशस्त्र विद्रोह। अर्थात देश के सामने जब 3 ऐसी स्थितियां विद्यमान हो जाएं, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, अगर ये तीनों स्थितियां विद्यमान हैं तो क्या हो सकता है, कैबिनेट की या मंत्रिमंडल की लिखित स्वीकृति के पश्चात राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 है वो राष्ट्रीय आपात की बात करता है। देखिए, राष्ट्रीय आपात है वो मोटे तौर पर इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं लोकप्रिय रूप से। अनुच्छेद 352 के तहत जब इन 3 दशाओं में राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था होती है तो उसको हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो बाह्य आपात, और एक है आंतरिक आपात। आंतरिक आपात अर्थात जब कोई बाह्य परेशानी खड़ी हुई हो देश के सामने तो क्या होगा, बाह्य आपात होगा। और देश के अंदर ही ऐसी स्थितियां विद्यमान हो गई हैं जिनके कारण आपातकाल लगाना पड़ा है, तो वो हो गया आंतरिक आपात। देखिए, ये जो युद्ध है वो बाह्य आपात है, क्योंकि बाह्य का मतलब है युद्ध है, उसको खतरा, युद्ध का खतरा किसके साथ होगा, दूसरे देश के साथ होगा, तो वो देश से बाहर का मामला है। तो युद्ध बाह्य आपात का हिस्सा है, बाह्य आक्रमण बाह्य आपात का हिस्सा है। ये दोनों किसके हिस्से हैं, बाह्य आपात के हिस्से हैं। लेकिन सशस्त्र विद्रोह, देश में कुछ लोग हैं उन्होंने विद्रोह को भड़का दिया है, हथियारों के साथ विद्रोह कर रहे हैं, तो वो भी राष्ट्रीय आपात का विषय है, लेकिन वो आंतरिक आपात है। अब हमें समझना है कि अनुच्छेद 19(1) में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो कब निलंबित हो जाएंगी, कब वो नागरिकों के मूल अधिकार नहीं रहेंगे। तो देखिए, अगर देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो, देश में राष्ट्रीय आपात लगा हो और राष्ट्रीय आपात का आधार बाह्य आपात हो, अर्थात युद्ध के कारण लगा हो या बाह्य आक्रमण के कारण लगा हो, तो बाह्य आपात लगते ही अनुच्छेद 19(1) में दी गई 6 स्वतंत्रताएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। जैसे ही राष्ट्रपति का कार्यकारी आदेश जारी होता है आपातकाल का, उसके साथ ही 19(1) में दी गई 6 स्वतंत्रताएं क्या हो जाएंगी, निलंबित हो जाएंगी, सस्पेंड हो जाएंगी। आप एक लैंग्वेज करेक्ट कर लीजिएगा। बहुत बार हम जैसा सुनते हैं, बोलते हैं कि मूल अधिकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। देखिए, मूल अधिकार समाप्त नहीं होते हैं, नहीं मूल अधिकार निलंबित होते हैं। हमें समझना है, जब ऐसी स्थितियां विद्यमान होती हैं तो मूल अधिकारों का जो प्रवर्तन है, जो इन्फोर्समेंट है, तो उनको लागू करने की जो प्रक्रिया है वो बाधित होती है। मूल अधिकार बने रहते हैं, बाह्य आपात हो चाहे आंतरिक आपात हो, मूल अधिकार तो बने ही रहेंगे, नागरिकों के साथ मिले हुए हैं, वो तो उनको एब्सोल्यूट हैं। लेकिन उनका क्या होगा, कार्यकरण जो एक्टिव अवस्था में नहीं रहेंगे, वो जितनी देर तक आपातकाल रहेगा उसमें वो नहीं रहेंगे। अर्थात उनका लागू होना, मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, बल्कि मूल अधिकारों का लागू होना निलंबित हो जाता है। यह हमें ध्यान देना है।
तो ऐसी स्थितियां अगर विद्यमान रहेंगी तो 19(1) में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं और 19(1) की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो अगर अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध और बाह्य आक्रमण को आधार बनाकर राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हो गई हो तो उस घोषणा के प्रभावी होते ही 6 स्वतंत्रताएं अपने आप निलंबित हो जाती हैं। एक बात तो 19(1) में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो निलंबित हो जाती हैं। ये जो बात है ये आर्टिकल 358 कहता है। संविधान का अनुच्छेद 358 ये कहता है कि अगर बाह्य आपात के कारण या युद्ध या आक्रमण के कारण आपातकाल लगा हो तो 19(1) की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो क्या हो जाएंगी, बाधित हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपात है वो किसी और कारण से लगा हो या सशस्त्र विद्रोह के कारण लग गया हो, आंतरिक आपात लगा हो, ऐसी स्थिति में हमें ध्यान देना है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के निलंबन के संबंध में अलग से आदेश जारी करना होता है कि ये अधिकार हैं, ये सस्पेंड रहेंगे, निलंबित रहेंगे, लागू नहीं रहेंगे। ये हमें ध्यान देना है और यह व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 359 में। अर्थात 359 के तहत क्या कर सकते हैं हम लोग, राष्ट्रपति के आदेश से 19(1) की जो स्वतंत्रताएं हैं 19(1) की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं उनको बाधित कर सकते हैं। किसके माध्यम से, 359 के माध्यम से। 358 इस बात की व्यवस्था करता है कि जब बाह्य आपात लगा हो तो वो अपने आप निलंबित अवस्था में चली जाएंगी। लेकिन अगर मान लीजिए आपातकाल लगा हो, वो इस कारण से लगा हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में क्या करना होगा कि जरूरी नहीं है कि आपके जो 19(1) की स्वतंत्रताएं हैं वो बाधित हो जाएंगी, नहीं होंगी वो बाधित। लेकिन राष्ट्रपति को लगता है कि मुझे बाधित करनी है, सरकार को लगता है मुझे बाधित करनी है, तो इसके लिए अलग से ऑर्डर जारी करना पड़ता है और इस ऑर्डर जारी करने का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 359 में निहित है। तो ये है आपका आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19 की जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो। मैं अपेक्षा करता हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आज के इस ई लेक्चर को आप ठीक से समझे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।